अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। एंड ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकते। कई दफ़ा हमें अंदाज़ा नहीं होता कि दूसरे लोग किस तरह के वक्त से गुजर रहे हैं, किस तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और उसी टेंशन में शायद वो हमारे साथ अजीब तरह बिहेव कर रहे हैं या अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस सिचुएशन में भी हमेशा याद रखें कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी चीज़ को, किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है, और कई दफ़ा वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनके लिए उतने बड़े हों जितने हमारे लिए ना हों। तो हमेशा दूसरों की कदर करें, दूसरों के लिए एक दिल में जो है वो नरमी रखें। और कोई बात नहीं, कोई आपके साथ नहीं भी अच्छा बिहेव कर रहा, उनके साथ सेम बिहेव नहीं करें, अपने आप को थोड़ी देर के लिए सिचुएशन से दूर कर लें, दोबारा रीवैल्यूएट करें और फिर जाकर चीज़ों से डील करने की कोशिश करें। सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम की क्या सूरत हाल रहेंगी। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 24 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर 9 डिग्रीज रहेगा। अगर हवा की बात करें तो 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी। बारिश के अमकान अगले 10 दिन में कोई नहीं है, जो कि ऑफ कोर्स इज समथिंग टू वरी अबाउट। और कोशिश की जा रही है कि मसनूई बारिश जो है वो की जाए, लेकिन अभी तक उस पर बातचीत ही चल रही है और कोई फैसला नहीं किया गया है। लेकिन ऑफ कोर्स जहां पर बारिश नहीं हो रही है वहाँ पर स्मोक और फॉग के इशू बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, विजिबिलिटी के इशूज़ होते हैं कंसर्निंग। जिस तरह से आपने देखा होगा कि लाहौर के अंदर जो है पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे फैसलाबाद शहर बिल्कुल साथ है लाहौर के, वैसे यहाँ पर भी पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो गया। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से आगे चलते हुए गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे स्टेप्स लिए जाए, मेक श्योर किया जाए कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा तो ना हो कि लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज शुरू हो जाए, और वो भी टेम्प्रेरी नहीं बल्कि परमानेंट तौर पे। अगर विजिबिलिटी की बात करें वो भी अगेन स्मोक की वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है। 1 किलोमीटर विजिबिलिटी है, जो कि बाकी दिनों से कंपेयर करें तो थोड़ी कंपैरेटिवली बेहतर है। लेकिन फिर भी कोशिश करें, अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको विजिबिलिटी इशूज़ की वजह से देरी हो रही है तो फ़ोन करके बता दें कि आप लेट हो रहे हैं, लेकिन ओवर स्पीड करने की बिल्कुल कोशिश मत करें। यूवी इंडेक्स एट दिस मोमेंट इन टाइम 0 है, और जैसे जैसे दिन गुजरेगा ऑफकोर्स वो यूवी इंडेक्स जो है वो बढ़ जाएगी। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आप लोगों ने अगर बाहर जाना है आपने सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल करनी है। बल्कि डर्मेटोलॉजिस्ट तो कहेंगे कि आपने अगर इंडोर्स भी रहना है तब भी आप लोग लाजमी तौर पे सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। हर कुछ घंटे के बाद रीअप्लाई कर लें, और अगर आपने मेकअप लगाया हुआ है तो कोशिश करें ब्लेंडर के साथ उसको अप्लाई कर लें, या फिर जो स्प्रे फॉर्म में आपको मिलती है सनस्क्रीन उसका इस्तेमाल कर लें। लेकिन अपनी स्किन का बहुत बहुत ख्याल रखें। हर सुबह का आगाज़ एक पॉजिटिव पैगाम के साथ, एक पॉजिटिव मैसेज के साथ करने के लिए एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं। चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आज का मेरा मैसेज ये है, वो कौन से 3 अफराद हैं जिन्हें अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, जिस दिन कोई भी साया नहीं होगा सवाए अल्लाह के अर्श के साए के। तो 3 ऐसे खुश नसीब इस हदीस में बयान किए गए हैं जिन्हें क़यामत के दिन अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। पहला वो शख्स जो नागवारी की सूरत के अंदर भी जी नहीं चाह रहा वज़ू करने को, वो चाहता है कि मैं बावुज़ू रहूं, ठंड है, उसका वज़ू टूट गया, अगर जो उसने अभी नमाज नहीं पढ़नी लेकिन वो चाहता है मैं बावुज़ू रहूं, वो उस ठंड को बर्दाश्त करते हुए वज़ू करता है। ये वो खुश नसीब है, क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के नीचे ये भी होगा। दूसरा वो आदमी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा, वो शख्स है जो तारीकियों में, अंधेरों में मसाजिद में जाया करता था। आज तो बारिश हो जाए, ज़रा सी आंधी आ जाए तो हम नमाज ही मस्जिद में जाना छोड़ देते हैं, कहते हैं घर में पढ़ लेंगे। तीसरा वो आदमी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे क़यामत के दिन अल्लाह का अर्श का साया नसीब होगा, वो शख्स है जो भूखे को खाना खिलाता है। अल्लाह हमें भी क़यामत के दिन
अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तो जी इस खूबसूरत पैगाम के साथ आज के दिन को शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर भी हो सके अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। कभी भी किसी भी उम्र में किसी भी वक्त में हम इतने आगे नहीं आ जाते कि अपने आप को बेहतर ना कर सके। इसलिए हर दिन को ये सोच के शुरू करना चाहिए कि आज हम कल से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। दिन के एंड पे 5 मिनट निकाल कर सिर्फ ये सोच लेना चाहिए कि किस तरह से आज जो चीज़ें मैंने सीखी हैं या जो गलतियाँ की हैं उनको कल मैं दोहराऊँ नहीं, रिपीट नहीं करूँ, बल्कि उनसे सीखने की कोशिश करूँ, बेहतर करने की कोशिश करूँ अपने आप को। और ये कोई मिनटों में तो नहीं हो जाता, ना ही ये सोच लेने से हो जाता है। सिर्फ आपको दिन ब दिन थोड़ी बहुत कोशिश करनी पड़ती है। तो अगर 1% भी आप कोशिश करें हैं एक दिन में तो दैट इज़ मोर देन इनफ। और उससे ओवरऑल अगर आप देखेंगे, एक महीने में देखेंगे, एक हफ्ते में देखेंगे, तो आपको वो चेंज नजर आएगा। कहते हैं ना कि अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप से शुरू करें, अपने आप को बदलें, अपनी सोच को बदलें और जहाँ पर हो सकता है अपने आप को इम्प्रूव करने की और एज अ पर्सन ग्रो करने की कोशिश करें। एटलीस्ट मैं रोज़ाना ये कोशिश ज़रूर करती हूँ। एंड ऑफकोर्स आपको पता है कि फैसलाबाद शहर के हवाले से बात करें तो जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं, जो भी हैपनिंग्स होती हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि अपने शो के अंदर कवर करें और डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में ना सिर्फ बात करें, उनको मंजर आम पर लेकर आएँ, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ भी जाने की कोशिश करें। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, अगर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं होंगे तो फिर किस तरह से चीज़ें बेहतर होंगी। और क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है। हमारे कभी भी किसी डिस्कशन का पर्पस क्रिटिसाइज़ करना नहीं होता, कुछ बुरा भला कहना नहीं होता एक पार्टी को या सर्टन पर्सन को। हमेशा यही कोशिश होती है कि जहाँ भी चीज़ें अगर गलत हो रही हैं या सजेशन बेस हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, ताकि चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जाए। और ये ज़रूरी भी होता है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कभी भी गलत नहीं हो सकता है। और ऑफकोर्स आगे चलते हुए अगर आपके कोई भी सवालात हैं, एक्सपीरियंसेस हैं या कंसर्न्स हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा। जल्दी से फ़ोन उठाएं, कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने। और जी बहुत ही खास मेहमान आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो जी अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। अब्दुर्रहमान, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। साथ ही साथ शेख एजाज अहमद, सिटी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद और साबिक चेयरमैन FDA भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने आज हमें ज्वाइन किया। बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगी, लेकिन आई थिंक सबसे पहले एक इशू जो कि ना तो आजकल कोई अगर घर पर गैदरिंग हो या फिर अगर बाहर जाकर बैठे हैं तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऑफ कोर्स वो महंगाई के हवाले से है। महंगाई मुल्क में बढ़ती जा रही है, चाहे वो पेट्रोलियम प्राइसेस हो, चाहे वो डेली नेसेसिटी अशिया हो, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो, स्टेपल फूड्स हों, पाकिस्तान के प्राइसेस इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, क्या आपके ख्याल में वो सही है, इनफ है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अपने देखने वालों को सुबह का सलाम पेश करता हूं आपकी वसातत से। आपने जो महंगाई का इशू यहाँ पे रखा है वो इस वक्त जो है वो टॉक ऑफ द टाउन है, करंट इशू यही है। और आप यकीन माने कि जो वाइट कॉलर लोग हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो मौजूदा हुक्मरानों ने अजीरन बना दी। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं और इनके जो नौरतन हैं वो एक ही राग अलाप रहे हैं कि जी पहली गवर्नमेंट जो है वो उसने ख़जाने को बड़ा नुकसान पहुंचाया था तो पहले उन्हें ये कर दिया था, फलां कर दिया था। ऑल आर लेम एक्सक्यूजेज। इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई गवर्नेंस नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हो और उसका विजन जो है वो कट्टों पर और अंडों पर मुर्गियों पर आके ख़त्म हो जाए, और जो मुल्क आपका 22 करोड़ आवाम का मुल्क और आपका सबसे बड़ा सूबा और जो दीगर आपके सूबे हैं उनको अगर जो है वो पिंकी पीरनी के दम से चलाया जाए तो फिर इस मुल्क में जो हालत है आम आवाम की तो फिर वही होनी है। इसके अलावा और कुछ क्या हो सकता है? बिल्कुल। और ऑफ कोर्स यहाँ पे अग्री या डिसअग्री करने की बात नहीं है। एक्चुअली एज जर्नलिस्ट हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम पॉइंट ऑफ व्यूज़ को आगे लेकर आए। महंगाई के खिलाफ एक लड़ाई आई थिंक हर पाकिस्तानी को लड़नी होगी। जैसे कि आपने कहा कि 3 साल में हमने होते हुए देखा है, या जो गवर्नमेंट है उनका कहना है कि पहले से ये सब कुछ चल, 4 साल होने वाले हैं। जी बिल्कुल, अब तो वक्त भी ज्यादा हो गया। अब्दुर्रहमान, क्या ये पॉसिबल है कि जितना भी डैमेज हुआ है, जो करंट महंगाई का सिनारियो है, वो सारा का सारा पिछले 3 साल में हुआ, कि उससे पहले जो गवर्नमेंट थी उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी?
देखिए ये तो वही बात होती है ना, मतलब सारे इल्ज़ाम पिछड़ों पर डाल दें। आप जब हुकूमत में आए हैं तो मुकम्मल तैयारी के साथ आना चाहिए। जो कुछ भी देखें, एक मुल्क चल रहा है, एक घर तो नहीं है, एक मोहल्ला तो नहीं, या एक गली या कॉलोनी का बजट तो नहीं है। बजट डेफिसिट कितना सबको पता है, कितने पैसे आ रहे हैं फॉरेन रेमिटेंसेज में सबको पता है, कितनी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, ये सारी चीज़ें सबके सामने है। ये आके हुकूमत में बैठ जाना और उसके बाद 2-3 साल बाद ये कहना कि हमें पता नहीं चला, ये हो गया वो हो गया, ये देखिए अवाम को तो समझ आ रही है ना कि कितने जो फजूल स्टेटमेंट्स इनकी जानब से दी जा रही हैं। देखिए कोई 6 जो है वो सेक्रेटरी खजाना चेंज कर दिए हैं, कोई 5 FBR चेयरमैन चेंज कर दिए हैं, वजीर खजाना को अगर हम एवरेज देखें तो 1 साल भी नहीं मिल रहा। आखिर क्या बचा है, कौन सी पॉलिसीज है जो इनसे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही और कौन इसका जिम्मेदार है। देखें अभी जो ये 5 माह हुआ है और जो बजट खसारा है वो 21 अरब डॉलर तक चला गया है, क्योंकि ये चाह रहे थे और ये 3 सालों बाद इन्होंने कोशिश की कि हम कोई जो यहाँ पर ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाएं और जो हमें मशीनरी या दूसरी अशिया की इंपोर्ट की ज़रूरत है वो करवाएं। तो ये 5 माह में 21 अरब डॉलर खसारा हुआ। अगर हम यही एवरेज निकालें तो ये 50 अरब डॉलर खसारा हो जाएगा। और उसमें इनका प्लान था, जो बजट में प्लान किया गया था कि वो 17-18 अरब के करीब जो खसारा होगा, बाकी जो वो कर्ज लेके उसमें पूरा कर लिया जाएगा। इनकी जो टीम है उनकी ये अंदाज़ा कर लें कि 17-18 अरब डॉलर का खसारा 5 माह में पूरा कर दिया और बाकी 7 माह भी निकालने हैं। सऊदी अरब से जो इतनी सख्त शराइत पर आपने कर्ज लिया है कि जिसमें वो 3 दिन में आपने वापस करना होगा, जब उनकी डिमांड होगी, नहीं करेंगे तो आप डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, ये लिखा हुआ है। इतनी कड़ी शराइत आज तक सऊदीया की जानब से सामने नहीं आई जितनी अभी लगाई गई हैं। फिर उस पर इंटरेस्ट रेट है, फिर IMF ने जिस तरह से इनको जकड़ा हुआ है, जो स्टेट बैंक है वो तो तकरीबन IMF के सामने जो है सरेंडर कर दिया है कि यहाँ पर ना ये नोट छाप सकते हैं ना ये लोन ले सकते हैं। मतलब जो IMF की जो शराइत होंगी वो तस्लीम करेंगे, जितना वो लोन चाहेंगे वो ले सकेंगे, जितना वो नोट कहेंगे उतने छाप सकेंगे। इतनी सख्त शराइत है, ये पाकिस्तान में पहली मरतबा हुआ। तो ये मतलब देखें, ये अकल के अंधों को नज़र नहीं आ रहा कि मुल्क का क्या हाल करने जा रहे हैं। और फिर जब तकरीर सुन लें तो वो ये जरदारी, वो नवाज शरीफ, ये वही बात जो कंटेनर पे खड़ा 2008-9 से 10 से कह रहा है, वही बातें जो है अभी भी 2021 में रिपीट हो रही हैं। तो ये मैं तो हैरान हूँ कि नून लीग या PDM के प्लेटफॉर्म पर कोई सख्त इकदाम क्यों नहीं किए जा रहे हैं। मैं एक्चुअली इसी तरफ आ रही थी। उन्होंने तो कंटेनर पे खड़े होकर अपना पैगाम अवाम तक पहुंचा दिया। जहां तक PDM की बात है, क्या प्लान हैं आगे? देखिए अभी रहमान भाई ने एक बात की तरफ इशारा किया है कि जी इतनी महंगाई के बावजूद PDM के जो प्लान्स हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे। देखिए हमारी जो जिद्दोजहद होती है ना जी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वो अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ होती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है आज़ादी नकलो हमल, और हम जो है वो बाहर निकल के लोगों की आवाज़ में आवाज़ मिला के, अपोजिशन का काम क्या है कि जो गवर्नमेंट है इन चेयर उसको हम टफ टाइम दें और लोगों की जो इश्यूज़ हैं लोगों के रिगार्डिंग महंगाई है या लॉ एंड ऑर्डर है या कोई भी है, उसके ऊपर जो है हम अपना इनपुट दें, ना सिर्फ असेंबलीज़ में बल्कि हम सड़कों पे भी आएँ। असेंबली में जब हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई, प्राइम मिनिस्टर जो है वो आज तक वो इतना यानी नालायक आज़म है और सिलेक्टेड है, ये इस वजह से सारे इश्यूज़ हैं। और उस नालायक आज़म ने आज तक यानी ये किसी मुल्क की जमहूरियत में ये नहीं होता कि आप जो है वो अपोजिशन से हाथ भी ना मिलाना चाहें, मुल्क के बेहतरीन मफाद में उनके साथ बैठने को तैयार ना हो। इतना एरोगेंट होना और इतना जो है वो मगरूर होना किस बात के ऊपर, यानी पल्ले कुछ नहीं है लेकिन इनकी आनियाँ जानियाँ पूरी। अब आप देखें कि हमने जलसों का सिलसिला शुरू किया, उसमें अवामी आवाज़ को बुलंद किया, उसके बाद हमने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जो है वो महंगाई के खिलाफ रैलीज निकाली और हमारे पास यही एक मीडियम है। और फिर वो जो पिंडी के शेख साहब हैं वो जब यानी गुफ्तगू करते हैं, मैं तो कोई बैड लैंग्वेज नहीं यूज़ करना चाह रहा, यानी वो कहते हैं जी ये इनके रिंग पिस्टन बैठ गए हैं, इनकी गाड़ी अपोजिशन की बैठ गई है। तो बंदा उससे पूछे कि हमारे पास तो एक ही तरीका है कि हम मुल्क के अंदर जो है वो जमहूरियत की बहाली के लिए अवाम को महंगाई के इस खौफनाक जो है वो इरा से निकालने के लिए एक एहतजाज करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम भी TLP मॉडल जो है वो अपनाएं, तो जब हम निकलेंगे लॉन्ग मार्च के लिए
जो कि प्लान है और इंशाल्लाह जल्द जो है वो लीडरशिप पीडीएम की उसको अनाउंस करेगी, तो महंगाई के सताए अवाम अब ये उस यानी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो डंडे लेके इनके ऊपर चढ़ दौड़ें, या असम्बली के ऊपर जो है वो खुदा न खास्ता अवाम की तरफ से इतना जो है वो जितना इन्होंने तंग किया हुआ वो जाके उनके ऊपर जो है वो हमलावर हों। हम तो कतन इस बात के कायल नहीं हैं, लेकिन जो फिर ये चाह रहे हैं उनके आगे फिर ये उनके मुंह लेट गए हैं टीएलपी के आगे, और इनके जो लंडे के जो है तर्जमान वो कहते रहेंगे जी ये मुल्क दुश्मन लोग हैं, ये जनाब रॉ के साथ मिले हुए हैं, इनको फॉरेन फंडिंग आ रही है। फिर उन्होंने जो वो कहा, जो थूका उसको खुद ही चाटा, उसके बाद उसी टीएलपी को जो है इन्होंने कौमी धारे में लेके आए हुए। किसको नहीं पता इस बात का। फिर सड़कों के ऊपर जो तमाशा लगा, जितने लोग शहीद हुए, जो बच्चे जो हैं वो उन जाके पूछे ना उन घरों से, जो एक खातून जो है वो बेचारी बेवा हो गई, किसी माँ का लखते जिगर गया, तो उन्होंने क्या सियासत की, ये एक डिबेटेबल बात है। लेकिन इनकी जो नालायकी है, जितना एक्सपोज टीएलपी वाले इशू के ऊपर ये मौजूदा गवर्नमेंट हुई है, मैंने अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री में इतना एक्सपोज होते हुए बुरे तरीके से किसी गवर्नमेंट को नहीं देखा। अगर लॉन्ग मार्च की बात करें तो क्या आपके ऑप्टिमल गोल्स हैं लॉन्ग मार्च को लेके, क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें जी, अगर हम शुरू दिन से शुरू कर देते, फॉर एग्जांपल 1 साल अब हमारी गवर्नमेंट को नहीं हुआ था, तो जो कंटेनर वाला बाबा है वो कंटेनर लगा के वहां पे उसने पूरा जो है वो एक शो वहां पे लगा दिया था, जो इमरानी सर्कस वहां पे लगा करती थी, किसको नहीं पता। उसके बाद इन्होंने हमें रोकने की कोशिश की, हमारा मुल्क का पहिया जाम करने की कोशिश की, हालात चलते रहे। मैं पिछली बातों को दोहराना नहीं चाहता। हमने तो कोई कंटेनर नहीं लगाया, हमने तो इनको फ्री हैंड दिया कि कम से कम ये जो क्रिज्मा लेके फिर रहे हैं ना, वर्ल्ड कप जीतने का जो अब अजाब हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है कि जी बड़ा लायक कप्तान है, पल्ले कोई चीज़ नहीं है, पूरी जो फौज जफर मौज है इनकी वज़रा की सारी करप्ट है, उनकी लंबी लंबी कहानियाँ हैं। जब ये जाएंगे ना तो ये जितने किराए के इनके तर्जमान हैं, इन्होंने 2 माह पहले अपने ब्रीफ केस जो है वो बांध लेने, क्योंकि इनका कोई स्टेक इन्वॉल्व नहीं है मुल्क पाकिस्तान के अंदर। ये बाहर से आए हैं और उन्होंने बाहर चले जाना है। हम और आप लोग जो हैं वो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, और आप यकीन माने कि इस लॉन्ग मार्च का जो आपने पूछा, लोग इतने चार्ज हैं कि इंशाल्लाह जब डेट अनाउंस होगी, डेट का मुझे वैसे पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं यानी वो प्रेरोगेटिव ना लूं जो मेरा नहीं है, वो हमारी लीडरशिप का है। इसी मंथ होगी ये इंशाल्लाह एक्सपेक्टेडली मार्च में होगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया, नेक्स्ट ईयर। और नेक्स्ट मंथ में यानी मार्च के जब फिर महंगाई से सताए हुए अवाम निकलेंगे तो इनको फिर पता चल जाएगा। फिर ये उनको जाने देना अपनी मंजिल मकसूद तक, वो जाके वहां पर सिट इन करें, वो वहां पे बैठे अपने लोगों के जज्बात जो हैं उनका इजहार करें, लोगों की उमंगों का, लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जो लोगों के साथ जुल्म हो रहा है उनको जाके वहां पे बैठने दें। और ये पीसफुल हमारा होगा सारा जी। हम तो इंशाल्लाह एक गमला भी नहीं टूटने देंगे, लेकिन इन्होंने अगर रुकावटें डाली तो फिर अवाम इस मरतबा रुकेंगे नहीं। लेकिन अगर और ये चाह रहे हैं, ये जो सीधा टल्ली है ना, ये चाह रहा है कि कोई टीएलपी मॉडल जो है वो पाकिस्तान में दोबारा जो है दोहराया जाए, और अगर इन्होंने लाठी गोली की सरकार जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत करने की या चलाने की कोशिश की, तो इंशाल्लाह ताला हम पूरी जोर से निकलेंगे, और उस वक्त तक इस्लामाबाद से नहीं उठेंगे जब तक इस हुकूमत का जो पाकिस्तान की बांझ हुकूमत है, सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से कहीं से बैरिकेड किया जाता है, कहीं पे रोका जाता है लोगों को, तो क्या ये जरूरी है कि वो रुके? क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, ना गवर्नमेंट चाहेगी, ना कोई भी पाकिस्तानी और चाहेगा कि किसी को भी तकलीफ पहुंचे, किसी को चोट लगे। जी तो ये हम तो कोई इनकी पॉलिसियों के ऊपर चोट लगाएंगे, इनको एक्सपोज करेंगे, वहां पर तकारीर होंगी जिस तरह पूरी दुनिया में एक तरीकाकार होता है। मैं वो पॉइंट यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि जो निहत्ते लोग हैं वो तो यही कर सकते हैं ना कि वो जाएं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोवाइड करता है, वो जाके लोगों की हम लोग आवाज बने। और फिर अगर ये तो पीसफुल लॉन्ग मार्च के अंदर की जाएगी, और मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते थे। जो आपको पता है ब्रेक में जाने से पहले स्पेसिफिकली पॉलिटिक्स के हवाले से बात कर रहे थे, चाहे वो फैसलाबाद की पॉलिटिक्स हो या पाकिस्तान की। आखिर इंटरेस्टिंग तो हमेशा ही रहती है, कोई ना कोई खबर आपको मिलती रहती है, कोई ना कोई चीज़ें जिसके ऊपर इख्तलाफात होते हैं और होने भी चाहिए। मतलब इसीलिए तो गवर्नमेंट्स बनती हैं ताकि लोग क्रिटिसाइज करें और फिर चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जाए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आवाम की ज़िंदगी को आसान और बेहतर करने की भी कोशिश की जाए। अगर स्पेशली बात करें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से, तो ऑफकोर्स ज़रा कंपैरेटिवली देखें तो अब ज़्यादा मंजर आम पर आना शुरू हुई है, और इस इलेक्शंस में कंपैरेटिवली पिछले इलेक्शन से क्या जो हमेशा से एक कंपेन रही है कि धांधली हुई है, कि जी वोट का फ्रॉड किया गया है फॉर व्हाटएवर रीजंस, कभी कोई इशू और कभी कोई इशू के जरिए जो है ये एक एक्सक्यूज आई बिलीव बन चुका है। लेकिन क्या ईवीएम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? लाजमी तौर पे आई थिंक बात करना जरूरी है। अगर आपके कोई भी कंसर्न्स है, सवालात हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने। आगे बढ़ते हुए अब्दुर्रहमान में चाहूंगी ईवीएम के हवाले से लाजमी आप थोड़ा सा बताएं। मैं खुद इस सिस्टम से इतनी अवेयर नहीं हूं, लेकिन मैं चाहती हूँ अगर आप हमारे ऑडियंस के लिए भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। फातिमा देखिए, ये पहले बहुत से ममालिक में रहा है, कहीं पे नहीं भी रहा, मैनुअल तरीके से भी वोटिंग होती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में यहाँ पर मसला है कि हमारे टेक्नोलॉजी का फुकदान है। देखें यहाँ पर जो ये सास प्रोग्राम में कई अरब रुपए का डाका पड़ा है कि लोग मर गए थे, उनके अंगूठे चुरा के जो वो उन्होंने 2 नंबरी की। तो यहाँ पर ऐसे इश्यूज चलते रहते हैं। खैर, अगर हुकूमत तुल गई है, इलेक्शन कमीशन को लूप में ले लिया है, तो उसके बाद इसकी बिड होगी, जो भी ईवीएम के फिर मशीनें परचेज की जाएंगी, देखा जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है कि आरटीएस जैसा एक ये 2018 का इलेक्शन मिसाल बना लेनी चाहिए कि जिसमें वो आरटीएस का किया गया, आरटीएस डाउन हुआ। अब धांधली हुई या नहीं हुई, लेकिन जो हारने वाली जमातें उन्हें एक बहुत बड़ा पॉइंट मिल गया कि आरटीएस बिठाकर उनके वोट जो है वो खराब किए गए। ये इतना बड़ा पॉइंट है कि ये हुकूमत अभी तक उससे बाहर नहीं आ सकी। कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये हुकूमत जेन्युइन जीती है, हालांकि बेशक जीती हो। तो ये हर इलेक्शन में होता है वैसे, मतलब 2013 नहीं, सच इतना नहीं होता। देखिए, यहाँ पर जितने भी इलेक्शन हुए हैं, धांधली एक अपोजिशन जमात इल्ज़ाम लगा देती है हमारे साथ धांधली हुई है, लेकिन वो तस्लीम करने वाली बात होती है। जैसे 2013 की बात है, साद रफीक पे इल्ज़ाम लगा दिया इत्तेज़ाज़ हसन ने कि हमारे धांधली हुई है। तो उसने कहा कि भाई देखिए, अगर मेरा 1 लाख से ज़्यादा वोट है, पीटीए के बंदे का 50,000 वोट है, वो इल्ज़ाम लगाए तो समझ आती है। बुशरा एतजाज को वोट ही 4,000 पड़ा है, ये क्या इल्ज़ाम लगा सकती है ना? मतलब इतनी ज़्यादा कहाँ से हो गई कि इतना फ़र्क है। ये 1000-2000 का, ये 2018 में मुकाबला था, चंद हज़ार वोटों का पड़ा है। इसमें तो ये इल्ज़ाम बड़ा जेन्युइन लगता है कि ये धांधली हुई। फिर ऊपर से जो आरटीएस का निज़ाम बनाया था वो तमाम का तमाम बैठ गया। इतनी ताख़ीर से रिज़ल्ट पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं मिला। तो इस तरह की कई चीज़ें होती हैं। बेशक ये मतलब ये मैं कहता हूँ कि ठीक इलेक्शन हुए हैं, लेकिन फिर ये बातें हैं कि इनकी तहकीक तफ्तीश कौन करेगा कि इतना लेट रिज़ल्ट क्यों हुआ। जो हारने वाला बंदा था, जैसे मैं अबद शेर अली की मिसाल लेता हूँ, वो 800-900 वोटों से या 1000-1200 वोटों से हारते हैं, तो जो उनका वोट मुस्तरद हुआ वो 10,000 हुआ है। तो लोग इतने कैसे जाहिल हो गए हैं कि वो डबल स्टम्प करते जाते हैं, या मतलब इकट्ठा 10,000 वोट आबद शेर अली को जो पड़ा है वो मुस्तरद हो गए। तो इस तरह के कई क्वेश्चनेबल जो काम है इस इलेक्शन में हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपोजिशन को एक लाइफ लाइन देते हैं। जब तक कोई जेन्युइन तरीके से नहीं हारता तब तक वो उसको तस्लीम नहीं करता। वो ट्रिब्यूनल में भी जाता है, अदालतों में भी जाता है, एहतजाज भी करता है, जैसा कि हमें नज़र भी आया किया गया सारा कुछ। तो इस तरह से अगर ईवीएम के ज़रिए करेंगे कि हालांकि उसमें चांसेस इतने ज़्यादा, जितना अपोजिशन ने रोला डाला इतना होगा नहीं। इलेक्शन कमीशन होगा, तमाम अमला होगा, जो वोट डालना चाहता है वो थंब के ज़रिए जाके अपना सामने आ जाएगा, जैसे एटीएम में आता है कि आपने किसको डालना डाल लेगा। लेकिन अब पाकिस्तान में मसला सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर जो नादरा है उनके पास इतनी ज़्यादा जो है वो निज़ाम मौजूद नहीं है कि वो हर एक का थंब वेरीफाई करता फिर रोज़ाना की बुनियाद पर ना अपडेट करता रहे रिकॉर्ड। इसमें ये 50% लोग हैं वो वोट डालने से रह जाएंगे। जो शुगर पेशेंट होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो मज़दूर होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है कि थंब को वेरीफाई करना। ये लैंड रिकॉर्ड सेंटर में जाके देख लें, ये एहसास प्रोग्राम में जो जाके देख लें कि कितने लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर अपने थंब वेरीफाई करवाने के लिए आना पड़ता है। तो वोट में तो आप देखें कि वोट डालने का हमारा रुझान कभी भी नहीं रहा। 50% के करीब करीब जो टर्नओवर होता है हमारा, 50% तो घरों से वोट नहीं जो डालने निकलते, और इतनी लंबी लाइनें होती हैं।
आप इमेजिन करें कि आप वोट डालने जाते हैं, थंब नहीं मिलता, तो आपने जो जाके वेरीफाई थोड़ी करवाना नादरा से, उधर तो हज़ारों लोग ऑलरेडी होंगे, वो लोग घरों को चले जाएंगे और टर्नओवर बहुत गिर जाएगा। अपोजिशन जमातों को या जो हारता है उसे बड़ा मौका मिल जाएगा कि ये देखें क्या हुआ। फिर ये कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि जो पूरी दुनिया ने अपनाया हो। कई तरक्की याफ्ता ममालिक है जहाँ पर ये निज़ाम नहीं है, अमेरिका में मौजूद है, लेकिन वहाँ पर भी ये अभी ट्रंप ने यही इल्ज़ाम लगाया कि उनके साथ धांधली की गई। तो ये मतलब इल्ज़ाम लगते रहते हैं, लेकिन समझ ये आती है कि ऐसा निज़ाम शफाफ होना चाहिए कि जिसमें कम से कम शिकायत हों, या आप समझ लें कि जिसमें तमाम लोगों की कंसेंट हो। अब इतनी बड़ी अपोजिशन है, या PDM है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP, मुस्लिम लीग नून, JUI, सारों ने हुकूमतें भी की हुई हैं, इतनी बड़ी तादाद में वोट भी लिए हैं, तो वो अगर इस बिल से बाहर होते हैं तो इसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती। पाकिस्तान में दो चीज़ें, 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तमाम जमातों ने मंजूर किया था, 18 अमेंडमेंट है वो तमाम जमातों ने मुत्तफिका मंजूर की थी। उस पर अब सवालात कम उठते हैं, उस पर बात कम की जाती है क्योंकि सारे लोग उसमें शामिल रहे हैं। तो ये EVM का जो बिल है उसमें चंद 20-22 वोटों का फ़र्क सारा रहा है, इतना जो नेक टू नेक मुकाबला चला। तो इसमें देखें एतराज़ तो कुछ भी ना हुआ तो इतने ज़्यादा एतराज़ आ जाएंगे। चीज़ें वो होनी चाहिए जिसमें तमाम लोग मुतफिक हों। बिल्कुल। और EVM के हवाले से आप क्या कहेंगे, नून लीग की क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए जी, ये जो इन्होंने कहते हैं जी EVM मशीन हमने बना ली, ये मशीन जो है वो चाहे अलीमाबादी की हो चाहे EVM हो, दोनों को जो है वो कौम ने रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने झूठ बोला है कौम के साथ और बहुत बड़ा ये फ्रॉड करने जा रहे हैं। और पहले भी इन्होंने वोट पे डाका डाला, वो डस्का का इलेक्शन हो, वो कोई और इलेक्शन हो। लेकिन ये EVM तो इंट्रोड्यूस ही इसलिए करवाया जा रहा है कि ये जो धांधली ये वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये उसके मसदाक जो है वो किया जा रहा है। यानी जितने जितने कारनामे इनके क्रेडिट के ऊपर हैं, जो जो इन्होंने कौम का हाल किया और जो जो इन्होंने धांधली के रिकॉर्ड कायम किए हैं और जिस तरीके से ये आए हैं, अब तो जो इनको लेके आए वो भी बेचारे बड़े परेशान हैं कि ये हमसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। अब वो साख को बचाने के लिए अगर कोई दोबारा जो है वो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा ड्रामा रचाया जाता है, उसको कौम मानने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि सारी जमातें मौजूद हैं और उन जमातों ने इसको भरपूर जो है वो रिजेक्ट किया। फिर ये जो प्रोडक्ट है ना, ये वो जो जेलम वाले डब्बू साहब है ना, ये उनकी प्रोडक्ट है, उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की। ये प्रोडक्ट जो है ये इलेक्शन कमीशन की नहीं। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने एक धांधली का डिब्बा जो है वो दिया है और उनको मजबूर किया जा रहा है। लेकिन मैं इस चैनल के वसातत से, जो ये कहते हैं ना ये अदारों के, हम अदारों को मलायन करते हैं या अदारों की तरफ हम उंगलियां उठाते हैं, कतन हम ये नहीं करते, बल्कि ये अपनी नलायकियों को छुपाने के लिए अदारों के पीछे छुपने का खेल इन्होंने शुरू किया है। पिछली अगर तकारीर निकलवा लें खान साहब की तो आपको पता चल जाएगा कि अदारों के खिलाफ कौन बातें करता था। हम तो ये चाहते हैं कि अदारे अपना अपना रोल प्ले करें मेरे उस मुल्क के लिए जिसको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पॉलिटिकल जिदोजहद से हासिल किया। वो किसी भी शख्स ने हमें जो है वो थाली में डाल के नहीं दिया, उसकी एक पूरी तारीख है और कलमा तैयबा की बुनियाद पर हासिल किए जाने वाला ये जो मुल्क है, इसमें हमारे बुजुर्गों का, हमारी बहू बेटियों बहनों का खून शामिल है इसकी सरहदों के अंदर। तो इसलिए जो ये खिलवाड़ खेल करने जा रहे हैं इस मुल्क के साथ, ये होश के नाखुन लें। और अगर इन्होंने जो है वो EVM का डब्बा, उसमें से कोई जिन निकालने की कोशिश की तो हमारे वर्कर जो हैं वो उस डिब्बे को तोड़ेंगे भी, उसको आग भी लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। उसकी वजह ये है कि मैं तो नहीं चाहता। नहीं, आप इतना गुस्सा ना करें। नहीं, मैं गुजारिश करता ना, मैं नहीं चाहता। ये लोगों का, मैं आपको, ये पब्लिक का पैगाम है कि मैं आपको दे रहा हूं आपके चैनल के वसाते से, बिलीव करें। क्योंकि इन्होंने ये अगर प्लान किया है कि EVM के जरिए जो है ये लोगों के वोट को चुरा के, और जो हमारा नारा है मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो है वोट को इज्जत दो। जब तक वोट को इज्जत दो है क्या कि आप जो अवाम का फैसला है किसी के हक में उसको माने। और एक्चुअली यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी अवाम का फैसला है, अवाम पाकिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। ये मैटर नहीं करता कि भाई
कौन क्या कह रहा है, जो आवाम चाहती है एट द एंड वही होना चाहिए। मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है तो छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे ईवीएम के हवाले से, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की, स्पेशली पॉलिटिक्स के हवाले से, और क्या सिनेरियो करंटली नज़र आ रहा है और आगे चलते हुए क्या सिनेरियो होगा। लेकिन स्पेशली अब मैं बात करना चाहती हूँ अगले इलेक्शंस के हवाले से। हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि हमेशा जब भी कोई भी इलेक्शंस होते हैं तो हर कोई पूछना चाहता है, हर कोई ऑलरेडी प्रिडिक्ट करना चाहता है कि कौन जीतेगा, क्या जो है चीज़ें होंगी, क्या तब्दीलियाँ आएंगी और आवाम के लिए क्या बेहतरी आएगी। ऑफ कोर्स लेकिन कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे हम सिर्फ हिसाब लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अब्दुर्रहमान, अगर नेक्स्ट इलेक्शंस के हवाले से बात करें, एट द मोमेंट क्या सूरत हाल आपको नजर आ रहा है? फातिमा देखिए, अगर 2023 में इलेक्शन होते हैं तो जो हुकूमत की सूरत हाल अभी चल रही है ये इतनी गैर मकबूल हो चुकी है कि यहाँ पर इनको लाहौर पूरे में खड़ा करने के लिए एक भी बंदा नहीं मिला। मजबूरन जमशेद इकबाल चीमा को खड़ा करना पड़ा। उन्हें भी जब सिचुएशन का अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने टेक्निकल तौर पर जो अपने कागजात ख़राब करके खुद को नाअहल करवा लिया। देखिए, इतने पुराने बंदे हों और उन्हें ये भी ना पता हो कि ये तायद कुनिंदा, तजवीज़ कुनिंदा क्या होता है, और उनका जो उस हल्के से होना बहुत ज़रूरी है। MNA बेशक उस हल्के से ना हो, ये इलेक्शन कमीशन के लिए ज़रूरी है। जो एक शिक का आईनी, उसकी वजह से नाकआउट हो गए और फिर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया। लेकिन इसके बावजूद देखा कि नून लीग कितनी बड़ी जो मेजोरिटी से जीती। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उन्हें वोट बहुत कम पड़े हैं, जो 2018 में पड़े थे उससे कमी आई है, और पीपल्स पार्टी के वोट बढ़े हैं। लेकिन इसमें ये हमें देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी मकबूल बंदा या मकबूल बंदा उनके पास नहीं बचा कि जो इलेक्शन लड़ सके। इसी तरह से जो माजी के ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं जिसमें उन्हें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। अभी जो ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं मार्च में, अगर 31 दिसंबर को ये मौजूदा जो लोकल बॉडीज़ ख़त्म हो जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन पाबंद होता है कि 120 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए लोकल बॉडीज़ के। अगर वो हो जाते हैं तो ये एक तरह से ट्रेलर होगा कि जो दिखाएगा कि किस जमात की मेजोरिटी है, क्योंकि फिर उसके बाद 1 साल में इलेक्शन चले जाएंगे। लोगों को अब इससे गर्ज नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी कैसे चल रही है, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर कितना हैंडसम है, या जो भी ये आप बात कर लें। ये मसला है महंगाई का, सबसे बड़ा मसला बन चुका है। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात का मसला बहुत ख़राब हो चुका है। जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनके ट्वीट चल रहे हैं, उनको 3-3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। और अभी जो सूरत हाल बनी हुई है, जो मैंने बजट डेफिसिट की बात की, तो अभी इसको पूरा करने के लिए हुकूमत जो अपने अखराजात है, करंट अखराजात है, उसमें कोई 800 अरब का जो है वो उसको कट लगाने चाह रही है, जिसमें गैर तरक्याती अखराजात होते हैं, तरक्याती अखराजात होते हैं। तो उसमें मुलाजमीन की तनख्वाहें भी शामिल होती हैं। उसमें जैसे ये FWMC है, इसकी सफाई के जो पैसे दिए जाते हैं मेंटेनेंस के, वो भी शामिल होते हैं। ये फेस्को है, इसको पैसे दिए जाते हैं मेंडार के, रेलवे को, या फेडरल डिपार्टमेंट जितने भी है सो एवर, वो सारों को गैर तरक्याती अखराजात की मद में पैसे मिलते हैं कि आपने जो अपनी मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग करनी है वो पैसे हुकूमत वापस ले रही है। ये सूरत हाल बनी हुई है। तो ये आप देखें, जो सूरत हाल आज है इससे भी बदतर होने जा रही है। और ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई बड़ी बात ना हुई तो ये जून 2022 तक जो डॉलर है वो 200 रुपये का हो जाएगा। और फिर आप जो महंगाई की सूरत हाल देखिएगा कितनी होती है। बिल्कुल। और मैं चाहूँगी नून लीग की स्ट्रैटेजी के हवाले से भी बताएगा नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए, जो मसाइल एट द मोमेंट हाईलाइट किए जा रहे हैं। ऑफकोर्स जिस तरह से हम करंट गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या हमें उम्मीद लगानी चाहिए नून लीग से कि अगले इलेक्शंस के बाद हमें अगर आपको मौका मिलता है तो चीज़ें बेहतर होते हुए नजर आएंगी? जी, जो पब्लिक पल्स है ना जी, हम गली मोहल्ले की सियासत करने वाले लोग हैं। आप बिलीव करें कि मैं अब इलेक्टेड मेंबर तो नहीं हूँ, और जो RTS सिस्टम बिठाया गया था उसमें वन ऑफ द विक्टिम्स मैं भी हूँ। 3700 की लीड जो है वो आपका चैनल दिखा रहा था कि जी शेख एजाज 3700 की लीड से जीत रहे हैं। सुबह RTS सिस्टम खराब हुआ और मुझे जो है फिर हरा दिया गया। ये मेरा अकेले का इशू नहीं था, बड़े लोगों का था। एनीवे, अब आ जाएं आप अगले इलेक्शन की तरफ। अगले इलेक्शन को जाने के लिए इन्होंने बहुत अपनी कैबिनेट में बैठ के बातें की हैं। जो इनके घर के अंदर
अपनी बैठक होती है, जो इनके कैबिनेट के अंदर जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है, वो कभी आप सुन लेना तो आप कहें कि ये देखें कि इन लोगों का हाल ये है कि सबको पता है कि हमने किया कुछ नहीं, और कुछ ना करने के बावजूद जो है वो कहते हैं ना कि अरसा हशर में बख्शिश की तमन्ना है तुम्हें, अरसा हशर में बख्शिश की तमन्ना है तुम्हें, तूने जो कुछ ना किया उसका सिला मांगते हो। तो जो हमने किया ही नहीं है तो उसका सिला हम क्या मांगेंगे जी? और लोगों के पास, पब्लिक के पास इन्होंने किस मुंह से जाना है? इनको लोग जो हैं बिलीव करें जूते मारेंगे। मैं जरा सख्त लैंग्वेज माजरत के साथ इस्तेमाल कर रहा हूं, ये लोगों का कहना है, हल्के के लोगों का। जी मेरे को आया ना पीटीआई वाला तो मैं जो दी वो हालत करनी हो याद करेगा। ये पिछली ईद गुजरी है, बड़ी ईद जिसे आप बकरा ईद कहते हैं, यानी क्या क्या इनकी नलायकियों का हम जिक्र करें। बिलीव करें खुदा की कसम, 3 दिन जो लोगों के खुशी के दिन थे उन्होंने रो रो के गुजारे हैं, और सबसे ज्यादा गालियां जो है ना वो आपने निकाली, यानी खवातीन ने, जिनके जुम्मे था बेचारियों के गोश्त जो है वो कटवाने के बाद उसको तकसीम करना, वो हंडिया के ऊपर चढ़ाना। लोगों के घरों में पानी दाखिल था, और जो गोश्त था या जो उसका जो खून कह लें वो पानी में दाखिल हो घरों में फिर रहा था। 3 दिन लोड शेडिंग हुई और लोगों का जो है उन्होंने ईद का भी जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया। ये एक मैं बात कर रहा हूं इनकी नलायकी की। अगर ओवरऑल आप देखें तो यही हाल हर इनके महकमे के अंदर है, हर वजारत के अंदर है। फिर ये करते क्या हैं? पहले इन्होंने वो असद उमर साहब को बनाए रखा अपना जनाब ये अरस्तु, कि जी क्या बात है, वो बहुत माहिर आदमी। वो अरस्तु ने जब कुछ ना डिलीवर किया तो बाद में इनको याद आया ये तो इनका शोभा ही नहीं था। बिल्कुल जी। और यानी दिल का जो ऑपरेशन है वो कान वाले डॉक्टर से करवा रहे हैं। बिल्कुल जी। और डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, और हमारा काम है उन ओपिनियंस को आपके सामने लेकर आना आपके लिए, और ऑप्शंस और क्लैरिटी क्रिएट करना ताकि बेहतर तरीके से पाकिस्तान की अवाम फैसला कर सके। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप दोनों का, आपने ज्वाइन किया, मैं आज के शो के अंदर वक्त निकाला अपनी बिजी रूटीन्स के अंदर से। जी यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी आपको पता है कि ब्रेक में जाने से पहले हमारा काफ़ी सीरियस और इंटेंस पॉलिटिक्स के हवाले से बातचीत चल रही थी, लेकिन अब मेरे फेवरेट सेगमेंट का वक्त हो चुका है, जो कि ऑफकोर्स है किचन का सेगमेंट, और मैं ऑलरेडी किचन में आ चुकी हूँ। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे वो कोई भी चीज़ हो आपकी लाइफ में, चाहे आपके एम्बिशंस हो, पैशंस हो, आपके करियर के बारे में आप फिक्र कर रहे हो, एजुकेशन के बारे में कर रहे हो, फैमिली के बारे में कर रहे हो, पर्सनल लाइफ के बारे में कर रहे हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें अच्छा रहने के लिए, एक्सेल करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है। और हमेशा याद रखिए फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ एक्चुअली कनेक्टेड होती है। तो ऑफकोर्स अगर आप चाहते हैं कि आप मेंटली फिट हो तो उसके लिए फिजिकली फिट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हम जिंदगी की भागदौड़ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम इग्नोर कर देते हैं, हमारी नेसेसिटीज़ होती हैं जो कि हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारी हेल्थ जो है इंपैक्ट होती रहती है। अगर स्पेशली मैं बात करूं लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर की, ऑफ कोर्स यू नो कि ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, तो ज़रूरी है कि ब्रेकफास्ट चाहे आप बना रहे हो या कोई भी आप डिश बना रहे हो, उसमें ज़रूरी होता है कि आप कौन सा कुकिंग ऑयल जो है वो चूज़ करें। अगर मैं गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से बात करूँ तो स्पेसिफिकली गोल्डन वेजिटेबल घी, पाम, कॉटन सीड और सोयाबीन के साथ बनाया जाता है। ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं टू मेक श्योर कि आपकी हेल्थ उनके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी हो। जो भी चीज़ें आप इसके अंदर बनाएंगे उनका दावा है कि वो 100% ऑर्गेनिक होंगी, साथ ही साथ न्यूट्रिशन जो उसके अंदर है वो इंटैक्ट रहेगा। बड़ा ज़रूरी होता है कोई भी इंग्रेडिएंट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खाने के अंदर, तो हर कोई चाहता है कि न्यूट्रिशन वैल्यू आपको पूरी मिले अपने खाने के अंदर, आपको पास जायका भी हो, लेकिन साथ ही साथ आपकी सेहत जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी है आपके लिए भी और किसी भी कंपनी के लिए भी। तो साथ ही साथ गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का यह दावा है कि आपके खाने में जायका भी होगा, लेकिन नंबर 1 प्रायोरिटी पे आपकी सेहत भी साथ साथ होगी। और ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का फ़ायदा ये होता है कि आपकी बॉडी के लिए कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता उसका। ओवरऑल अगर बात करें तो लो कैलोरी डाइट पे आजकल लोग चले जाते हैं, कीटो डाइट, डिफरेंट तरह की डाइट्स हर कोई ट्राई करता रहता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर कोई चाहता है कि खाना अच्छा भी हो, और एट वन पॉइंट इन टाइम डाइट्स के साथ आप बोर हो जाते हैं। पर्सनली दैट इज़ हाउ आई फील अबाउट इट। उससे अच्छा होता है पोर्शनिंग आप लोग करते हो। साथ ही साथ गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है कि अगर आप अपनी डाइट का ख्याल रख रहे हैं, साथ ही साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वर्कआउट अपनी रूटीन के अंदर
अंदर ऐड करें। और आप गोल्डन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बड़े आराम से आप अपना टेस्ट जो है वो भी रख सकते हैं खाने के अंदर, और साथ साथ कैलोरीज की आपको फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो किसी भी ज़रूरी होता है डिश के लिए कि चाहे आप ट्रेडिशनल कुकिंग कर रहे हो, चाहे आप ओवन में बना रहे हो, चाहे आप बेक कर रहे हो, हर कोई चाहता है कि उनके लिए जो टेस्ट है उनका वो प्रिसिजन के साथ मिले। और घर पर बैठे हुए रेस्टोरेंट जैसा खाना आप बना सकते हैं, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आजकल कि घर पर बनाएं, लेकिन जो है टेस्ट रेस्टोरेंट वाला आपको मिलना चाहिए। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि आपको घर पे बैठे हुए वही टेस्ट मिलेगा प्रिसिजन के साथ। तो बड़े आराम से अगर आप बेक कर रहे हैं, और बेकिंग के लिए वो हीट आपको बड़ी प्रिसाइज चाहिए होती है, और अगर आपका ऑयल कैच करता है तभी ये पॉसिबल होगा, वरना ऑफ कोर्स ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं होगा। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में बल्कि आई थिंक हमारी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो चेंज जाती है, स्पेशली फूड्स को लेकर और डिफरेंट तरह की डिशेस को लेकर। जहाँ गर्मियों में हमें डिफरेंट तरह की चीज़ें पसंद होती है, सर्दियों में आई थिंक आप लोगों को ज़्यादा समोसे हो गए, पकौड़े हो गए, चिप्स आई थिंक इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स। वेजेस बहुत अच्छे आप बना सकते हैं, और साथ साथ एक कप चाय हो जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। थिंक एवरीबडी व्हेन यू वेक अप और आपके पास कोई बिजी रूटीन का दिन होता है आपकी, और आजकल तो हर किसी की रूटीन इतनी बिजी हो गई है, हर कोई काम करता है कि बहुत बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को रिफ्रेश रखे, तरोताज़ा से रखे, ताकि अपने दिन के जो काम है वो कर सके। तो जी डेटी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मैं एक्सट्रीम क्वालिटी यानी कि येलो पैकिंग आज बना रही हूँ, मैं थोड़ी सी ऐड कर देती हूँ। और आप लोगों को पता है कि मेरी अपनी प्रेफरेंस है कि मैं थोड़ी कम पत्ती इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आप लोगों की मर्जी। अगर आप लोग तेज़ पत्ती वाली चाय पसंद करते हैं तो डेटी दाने वाली जो कि रेड पैकिंग में अवेलेबल है, आप उसको भी जाकर स्टोर से खरीद सकते हैं। और ऑफ कोर्स ग्रेट वैल्यू पैक भी अवेलेबल है, जिसका मतलब है कि सेम प्राइस के अंदर आपको एक्स्ट्रा पत्ती भी मिल जाएगी स्टोर से। तो दैट्स एब्सोल्युटली फैबुलस, बिकॉज सेल्स हो जाएं, डिस्काउंट्स हो जाएं और एक्स्ट्रा वैल्यू पैक्स वो किसको अच्छे नहीं लगते हैं ना। सुबह का चाय जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। अभी भी चाय जो है मैं तो अपना कप बना रही हूँ, आप लोग भी अपना कप बना सकते हैं। एंड मेरा दिन तब तक स्टार्ट नहीं होता है जब तक मैं चाय नहीं पी लेती हूँ। हर किसी की अपनी एक रूटीन होती है, बट मोस्ट लोगों के लिए चाय बहुत ज़रूरी होती है, स्पेशली सर्दियों के अंदर। जो मैंने नोटिस किया है कि आप एक से ज़्यादा कप चाय का दिन के थ्रू आउट पी रहे होते हो, जो कि गर्मियों में एटलीस्ट मैं नहीं कर पाती हूँ। गर्मियों में एक कप चाय इज़ मोर देन इनफ फॉर द एंटायर डे, लेकिन सर्दियों के अंदर शायद आप एक डिफरेंट तरह की वाइब होती है। और स्पेशली ये जो मंथ्स होते हैं दिसंबर के और जनवरी के, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब, और आप थोड़े थोड़े जो है स्लो होना शुरू हो जाते हैं, लेजी होना शुरू हो जाते हैं। बट अगेन ये भी मौसम एंजॉय करना है, और 2 ही तो महीने होते हैं सर्दियों के हमारे पास। तो जी जितनी देर मेरी चाय बन रही है आप लोग जाएं, चाय बनाएं, हम लोग ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी आपको पता है ब्रेक में जाने से पहले मैं अपनी चाय बना रही थी, एंड ऑफ कोर्स चाय पीने के बाद हर कोई तरोताज़ा और रिफ्रेश महसूस करता है, एंड एटलीस्ट एक कप चाय तो दिन में ज़रूरी होता है। मतलब सुबह के टाइम स्पेशली सर्दियों के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हमेशा आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन जो है और एजुकेशनल चीज़ें प्लान आउट करें, ताकि आप लोगों को जितनी भी मालूमात चाहिए वो हमारे शो के प्लेटफॉर्म से आपको मिलती रहे, और किस तरह से बेहतर तरीके से अपना ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो चाहे मेंटल हेल्थ हो, जिस तरह से भी अपना ख्याल रखना है हमारी हमेशा कोशिश रहती है। और इस तरह के मेहमान भी हम शो में इन्वाइट करते रहते हैं, इसी तरह के टॉपिक्स भी हमेशा हम प्लान आउट करते रहते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही करेंगे, स्पेसिफिकली डेंटल हाइजीन के हवाले से बात करेंगे। सिर्फ हाइजीन नहीं बल्कि उसके साथ साथ डिफरेंट तरह के फेशियल इशूज़, फेशियल सर्जरीज जो आपको करनी पड़ती हैं। एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एट दिस एट ऑल, लेकिन डेंटल सर्जरीज के हवाले से अगर बात कर रहे थे कि इट इज़ समथिंग जो कि वाइडली डिस्कस नहीं की जाती है, और डिफरेंट तरह के आपको डेंटल इश्यूज होते रहते हैं, लेकिन हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है जिससे हम बेहतर तरीके से अपने ओरल हेल्थ का ख्याल रख सकें, जिसकी वजह से डिफरेंट तरह के इशूज़ पैदा होते हैं, मसाइल पैदा होते हैं। कई दफ़ा एक्चुअली हमारा कोई कसूर नहीं होता है, किसी तरह के ट्रॉमा की वजह से हमें कोई ओरल इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन देन अगेन हमें पता नहीं होता कि किस तरह से फिक्स करना है। अगर हम स्पेसिफिकली ओरल हेल्थ के हवाले से बात करें तो आई डोंट थिंक कि हम लोग उतना करें जितना हमें करना चाहिए, लेकिन शायद वो इसीलिए है कि हमें उतनी अवेयरनेस नहीं है, उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जितनी हमें होनी चाहिए। और हमने सोचा कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। भाई मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हमने सोचा कि हम एक एक्सपर्ट को बुला लेते हैं शो के अंदर, जो बेहतर तरीके से ना सिर्फ जो ऑफ कोर्स एट दिस मोमेंट इन टाइम्स BDS के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो
डेंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स काफ़ी सारे डिफरेंट इसके अंदर भी एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। सिर्फ हमें लगता है कि सिर्फ एक ही चीज़ है, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे इसके अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं और डिफरेंट तरह की स्पेशलाइजेशंस होती हैं। और आज भी हमने एक स्पेशलिस्ट को बुलाया है और मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक जावेद, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, मदीना टीचिंग हॉस्पिटल फैसलाबाद। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। जैसे कि मैं बता रही थी कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं और डिफरेंट तरह की स्पेशलाइजेशंस भी होती हैं ना। सपोज हमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक हमारे पास ना तो वो रिसोर्सेज होती है, ना तो इतनी बातचीत की जाती है इन चीज़ों के हवाले से, जिस वजह से लिमिटेड रिसोर्सेज होती है, लिमिटेड नॉलेज होती है। कोई इशू हो भी जाता है तो हमें पता ही नहीं होता कि आखिर उसके बारे में करना क्या है। एंड ऑफ कोर्स सबसे पहले तो मैं, अगर हम बात करें मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के हवाले से या स्पेशलाइजेशन के हवाले से, बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये क्या होती है। तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन विद दैट कि आखिर क्या होती है। अच्छा, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी बेसिकली जो है ये डेंटिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ना सिर्फ ओनली टीथ, बल्कि टीथ के अलावा फेस के जितने भी, यानी अपर जाए, लोअर जाए, चीक बोन्स हैं, इसके अलावा नोज़ है, इसके अलावा आई बॉल्स के गिर्द जो बोन्स हैं, इन सबको जो है, इनसे रिलेटेड जो भी डिजीजेज होती हैं, इधर ट्रामा है कि अगर इनको कोई चोट लगती है और इसका कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, या इस रीजन में कोई ऐसी पैथोलॉजी डेवलप हो जाती है जैसे कि कोई सिस्टिक लीजन है, कोई ट्यूमर है, कोई सीए है जो कैंसर है जिसको हम कहते हैं, ये चीज़ें जो है हम ट्रीट करते हैं। इसके अलावा फेशियल एस्थेटिक में देखते हैं कि किसी के पेशेंट का जो है एक जबड़ा आगे है, एक जा आगे है, एक जा पीछे है, तो हम सर्जरीज करके उस को जो है वो करेक्ट कर देते हैं। जो आगे है उसको पीछे कर देते हैं, अगर पीछे हो तो उसको जो है वो आगे कर देते हैं। इसके अलावा एक जॉइंट जाता है हमारे इस रीजन में, TMJ जॉइंट जिसे कहते हैं। इसमें बहुत सारी जो है वो बीमारियां हो सकती हैं कि इसमें जो है वो क्लिकिंग साउंड आ रही होती है। इसके अलावा माउथ ओपनिंग बहुत कम हो जाती है, या इसमें कोई पेन वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो इन सारी डिजीज़ को जो है हम ट्रीट करते हैं। इसके अलावा अगर ओरल कैविटी के अंदर देखें तो अगर कोई टंग का सीए है, टंग मुंह के अंदर कोई ऐसा अल्सर बन गया है जो कि ठीक नहीं हो रहा, तो इन सारी चीज़ों को जो है हम ट्रीट करते हैं। वी हैव टू जो है वो इधर गो फॉर द मेडिसिन, और अगर मेडिसिन से जो है अबव है देन वी हैव टू गो फॉर सर्जरी। बिल्कुल। और एक आम डेंटल सर्जन और एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक सिंपल जो डेंटिस्ट है ये दैट हैज़ मोर नॉलेज अबाउट द टीथ बट नॉट अबाउट द फेस। अगर आप देखें तो जो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, मैक्सिला बेसिकली हम अपर जा को मैक्सिला कहते हैं। इन द ओल्ड टाइम जो है ये कहा जाता था कि एक अपर मैक्सिला है, एक लोअर मैक्सिला, यानी अब टर्म्स चेंज होंगी कि अपर मैक्सिला है, लोअर मैंडिबल है। तो ये पूरे फेस को कवर करती है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। इवन अगर आपका जो कैंसर का पेशेंट है, सपोज अगर वो नेक में स्प्रेड हो जाता है तो उसमें हम नेक की भी सर्जरी करते हैं। जितना वो स्प्रेड हुआ हो, जितना जहाँ जहाँ पे कैंसर हो, वी हैव टू रिमूव दैट। लेकिन उसके बरक्स जो डेंटिस्ट है दैट इज़ मोर रिलेटेड विद द टीथ के इधर कोई उसमें कैविटी है या उसमें कोई फिलिंग होने वाली है, RCT होने वाली है, या दांत में पेन है, तो वो उससे रिलेटेड है। लेकिन अगर दांत के जो इसके जाँ से रिलेटेड है या फेस से रिलेटेड है देन द स्पेशलिटी इज मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। तो एक्चुअली ये दो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन असल में आउट ऑफ द जो है कंट्री जो है आप देखें तो वो ये बेसिकली कंबाइन जो है कि MBBS और BDS के बाद 6 इयर्स जो है ये स्पेशलाइज जो है वो है फील्ड ऑरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। बट इन पाकिस्तान चूँकि जो मेडिसिन है और सर्जरी है इसके साथ कंबाइन है, थर्ड ईयर फाइनल ईयर, थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर इसमें ये इंक्लूडेड होते हैं। इसलिए यहाँ पे ये एक ही जो है वो, यानी BDS के बाद जो है वो 4 इयर्स का जो है, BDS और हाउस जॉब के बाद 4 इयर्स का जो है स्पेशलाइजेशन है, जो कि हम इसमें मैक्सिलोफेशियल, ये बेसिकली हॉस्पिटल की जो है स्पेशलिटी है। आल्दो कि इट इज़ मोर रिलेटेड विद द डेंटिस्ट्री, लेकिन ये बेसिकली हॉस्पिटल की जो है वो स्पेशल, क्योंकि जब किसी का फ्रैक्चर होगा, सपोज खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट होता है, तो अगर उसकी जहां दूसरी बोन्स का जो है वो फ्रैक्चर हो रहा है तो फेस की बोन का भी फ्रैक्चर हो रहा है। अगर फेस की बोन का फ्रैक्चर है तो दैट विल ट्रीट दैट मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। बिल्कुल ठीक हो गया। और अगर माउथ कैंसर के हवाले से बात करें, आई थिंक हम शो शुरू होने से भी पहले बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग सुनते हैं ये अल्फाज, एंड ऑफ कोर्स कैंसर किसी तरह से भी आप सुनते हो तो परेशानी आपको होती है। बट स्पेसिफिकली अगर हम माउथ कैंसर के हवाले से बात करें तो अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको।
अच्छा, माउथ कैंसर ऐसी चीज़ है कि अच्छा, एक तो ये आपने सही बताया कि लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फियर है। जब हम किसी को कहते हैं कि जी खुदा न खास्ता आपको कैंसर है, तो वो ये समझता है कि शायद ये कोई ऐसी डिजीज़ है कि जिसका कोई इलाज नहीं है, ये ऐसा नहीं है। माउथ कैंसर जो है या फेस का जो कैंसर है, ये इनको हम बेसिकली जो है ना कैटेगराइज करते हैं स्टेज वाइज, कि स्टेज 1 है, 2 है, 3 है या स्टेज 4 है। 4 को फिर आगे डिवाइड करते हैं कि ए है, बी है या सी है। तो 4 स्टेज पे बी और सी जो है वो अनऑपरेटेबल है, अदरवाइज बाकी सारी स्टेजेस जो है वो ऑपरेटेबल है। तो अगर मुंह का कैंसर होता है, मुंह का कैंसर में बेसिकली हमें ये देखना होता है कि कोई आपके मुंह में अल्सर बना हुआ है, कोई जख्म बना हुआ है और 2 वीक्स हो गए हैं और वो आप मेडिसिन लेने के बावजूद वो हील नहीं हो रहा, और ये मेनली पेनलेस होता है। अगर ऐसी चीज़ें हैं देन यू शुड टेक इट सीरियस। आप अपने डेंटिस्ट को दिखाएं। अगर वो ये समझेगा कि यार ये मे बी कैंसर, तो वो फिर हमें रेफ़र कर देते हैं या खुद उसकी बायोप्सी करके, बायोप्सी मतलब ये उसका छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं और उसकी जो है वो हिस्टोपैथोलॉजी करवा लेते हैं। अगर उससे कंफर्म हो जाता है कि दैट इज़ कैंसर, देन वो फिर हमें रेफ़र कर देते हैं, फिर उससे अकॉर्डिंगली हम उसको जो है वो ट्रीटमेंट कर लेते हैं। बिल्कुल। और अगर हम मुंह के अंदर का जख्म या छाले की बात करें तो कितना अरसा लगता है इसको जख्म से कैंसर में तब्दील होने में? अच्छा, उसमें यह है कि अगर मेनली तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर करें तो 2 वीक्स। अगर आपके मुंह में कोई भी जख्म है या कोई भी अल्सर बनता है, अगर 2 वीक्स के ट्रीटमेंट के बाद अगर वो हील नहीं हो रहा, तो इट इज़ नॉट कन्फर्म कि दैट इज़ कैंसर, बट मोस्ट लाइकली दैट इज़ कैंसर। लेकिन ये कन्फर्म करना कि वो कैंसर है या कि कैंसर नहीं है, वो आप अपने डेंटिस्ट को दिखाएं। अगर वो उसको सस्पेक्ट करेगा, वो देन वो वही विल रेफर टू अस, तो हम उसका हिस्टोपैथोलॉजी करवा देंगे। उसका एक पीस लेके, वैसे तो हमें देख के जो है उसकी सिम्टम से पता चल जाता है कि ये इधर ये कैंसर है या कि एक नॉर्मल जो है वो अल्सर है। और उससे फिर अगर ज़रूरत हो तो फिर हम उसकी बायोप्सी करवा के और फिर हम उसको देखते हैं कि उसकी हिस्टोपैथोलॉजी के क्या है, इधर इट इज़ कैंसर और नॉट। और सिम्टम्स, क्योंकि ऑफ कोर्स किसी भी चीज़ को डायग्नोज करने के लिए सिम्टम्स बड़े ज़रूरी हैं, तो ये जो छाले की हम बात करें या जो 2 वीक्स तक या तो रहता है या उससे ज़्यादा वक्त रहता है, तो क्या ये सिम्टम काउंट हो सकता है? जी हाँ, ये इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि ये ज़्यादातर वैसे तो बेसिकली किसी भी पेशेंट में हो सकता है। एवरीबॉडी जो है दैट जो है इज कैंडिडेट कि उसको कैंसर हो सकता है, लेकिन मोस्टली यानी मोर देन 99% ये उन लोगों में होता है जो पान, छालिया, गुटखा या ये नस्वार या बीड़ा या ये लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनमें जो है इनकी बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेबिलिटी है और मोस्ट लाइकली होता ही इनमें है। और ये भी नहीं है कि आपने 1 दिन खाया है, 2 दिन खाया है या 1 साल खाया है तो आप कहेंगे कि जी वो ये इट टेक्स सो मच टाइम टू डेवलप, और उसके बाद जब एक दफ़ा डेवलप हो जाए देन ये रैपिडली प्रोग्रेस करता है। दूसरा ये कि अगर आपके मुंह में कोई ऐसा अल्सर है जो आप उसमें को लगता है या आप सस्पेक्ट करते हैं, तो आप उसको ऐसे डायग्नोज कर सकते हैं कि एक तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो पेनलेस होता है। अगर जुबान पे है या चीक पे है, चीक के अंदर वाली साइड पे, तो वो मेनली पेनलेस होता है। सेकंड, या वाइटिश होगा, और दूसरा ये कि विद टाइम जो है उसका साइज इंक्रीज होता रहता है। अगर आपको लगता है कि इसका विद टाइम साइज इंक्रीज हो रहा है और उसके अलावा आपको को लगता है कि कोई फेस पे कोई गिल्टी डेवलप हो रही है या नेक में कोई गिल्टी डेवलप हो रही है, देन देयर आर मैक्सिमम चांसेस के जो है ये इट मे बी कैंसर। बिल्कुल। क्योंकि ऑफ कोर्स आई वांट कि कोई डरे नहीं। कई दफ़ा ऐसे ज़रूर होता है कि ये बेनाइन ग्रोथ होती है या फिर सर्टन अदर थिंग्स जो कि हो सकती है, सो इट डजंट नेसेसरली हैव टू बी कैंसर, एंड डेफिनेटली डॉक्टर को ज़रूर चेक कराना चाहिए। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वो डर जाते हैं और उसके बाद वो चेकअप ही करवाने नहीं चाहते हैं। जैसे कि आपने ये बात भी मुझसे मेंशन की थी कि लाजमी तौर पे अवॉइड करते हैं कि भाई डॉक्टर के पास ही ना जाना पड़े, झूठ हो जाए, गायब हो जाए खुद ही। तो कई दफ़ा बेनाइन ग्रोथ्स होती हैं, इट डजंट हैव टू बी कैंसर, लेकिन अगर आप चेक नहीं करवाएंगे तो इट कैन बी बैड। तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को कभी भी रिस्क नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास लाजमी तौर पर जाना चाहिए। आगे बढ़ते हुए वजूहात में से एक तो आपने बताई भी माउथ कैंसर की, कि अगर आप चबाते हैं सर्टन टबैको प्रोडक्ट्स तो हो सकते हैं, उसके अलावा भी कोई रीजंस होते हैं? हाँ, इसके अलावा ज़्यादातर जो पेशेंट हैं
कि बाज़ का ऐसे भी होता है कि जैसे भी किसी और हिस्से में कैंसर हो तो वो उसका जो है वो यहाँ पे ओरल कैविटी में स्प्रेड हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम ऐसा जो है ना वो होता है। लेकिन ज़्यादातर जो है इसकी रीजंस यही हैं कि जो पान, छालिया और ये गुटखा, नस्वार ये लोग लेते हैं, इसके जो है ना वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसकी वजह से। इसके अलावा अगर फेस पे कहीं जो है वो सन बर्न हो रहा हो तो उसकी वजह से भी जो है वो बेजल सेल सी वगैरह हो सकता है जो हम ऑपरेट करते हैं। तो ये जो सनस्क्रीन लगाने का कहते हैं तो ये बिल्कुल लगानी चाहिए। अच्छा, हाँ, ये अगर ये वैसे तो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं, आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म आपका जो है जो सन एक्सपोजर है देन आपको लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। अदरवाइज आपका जो है ना वो जो फेस की स्किन है उसका जो है वो हो सकता है ऐसी है। और ये माउथ कैंसर में कंट्रीब्यूट कर सकता है? बिल्कुल नहीं, हाँ, ये आगे अगर आप उसको टाइमली ट्रीट नहीं करते तो इसका जब स्प्रेड होगा तो जारी बात है वो नीचे ओरल कैविटी में चला जाएगा। और ये जो स्प्रेड है दैट इज जस्ट लाइक यू आर जो है फीलिंग एयर इन द बलून, कि वो चारों साइडों, पांचों साइडों को जो है वो एक स्प्रेड कर रहा होता है, तो इसलिए वो हर साइड को जो है वो जाके उसको इफेक्ट कर सकता है। ठीक हो गया। और माउथ कैंसर के ट्रीटमेंट के हवाले से भी बताइए। अच्छा, माउथ कैंसर की ट्रीटमेंट, एक तो ये कि जब भी कि आपको कोई बताता है कि जी आपको माउथ का कैंसर है तो इसमें ये इसका मतलब कोई डेथ नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बिल्कुल जो है अब आप जो है वो इसका कोई ऑपरेशन के काबिल नहीं है। हम नॉर्मली इसको कैटेगराइज करते हैं, इसको स्टेज कहते हैं कि स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4, फिर आगे 4 को A, B और C। हमारे पास मेनली स्टेज 1 और 2 पे बहुत कम पेशेंट आते हैं क्योंकि वो उस तक जो है वो इसको इतना सीरियस नहीं ले रहे होते। एक तो चूंकि पेनलेस होता है, पेनलेस ग्रोथ होती है, तो इसलिए वो उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। लेकिन जब वो स्टेज 3 पे पहुंचता है और फिर चूंकि फेस के अगर आप देखें तो बहुत सारे फंक्शन है ओरल कैविटी के, कि आपने जो है वो अपने खाना जो है यहाँ से लेना है, आपने सांस नाक से लेना है, आपके टेस्ट बड्स जो है वो ओरल कैविटी में है। बिल्कुल जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है तो बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी बताइएगा, क्या पूछना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब से मैंने पूछना था कि मेरी बेटी के दांत ना टेढ़े हैं, इसके बारे में 2 दांत पीछे तो है और ऐसे बाकी 3 ठीक है, तो इसके बारे में पूछना था। अभी इसकी 5 बरस एज है। ठीक हो गया जी डॉक्टर साहब, आपको समझ आ गया जी क्वेश्चन? जी, अच्छा, इसमें ना ये डिपेंड करता है कि आपकी बेटी की एज क्या है कलर अभी? अच्छा जी, 5 साल उम्र है और आई 5 थिंक साल कॉल की उम्र। डिस्कनेक्ट हो गई है, फाइम अच्छा, करेक्ट? 5 साल मेनली ना ये अगर 5 साल की एज है तो अभी जो डेसिडस टीथ है, तो डेसिडस टीथ को मेनली अगर वो है आगे पीछे है, टेढ़े हैं, तो उनको ब्रेसेस लगवा के सीधे करवाने की ज़रूरत नहीं होती। मेनली जो परमानेंट टीथ होते हैं जो 6.5 या 7 ईयर से स्टार्ट होते हैं रेप्टोना, तो वो जब आते हैं तो उनको हम जो है वो करते हैं। अब इस स्टेज पे अगर तो हम सिर्फ एक स्टेज में सूरत में करते हैं कि अगर जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको वो बहुत ज़्यादा होता है कि 2 क्लास फेलोज होते हैं, वो उसको जो है थोड़ा जो है वो मजाक की सेंस में ले रहते हो, तो उस सूरत में आपको उसको थोड़ा सा कोई जो है वो अप्लायंस लगा के उनको थोड़ा सीधा करने की ज़रूरत है। अदरवाइज आप वेट करें उसके जो है वो परमानेंट टीथ रप्ट हो, तो जब मेनली 13 ईयर्स की एज हो जाती है तो उस वक्त जो है वो डेसिडस टीथ सारे जो है वो शेड हो जाते हैं और जो रप्ट हो जाते हैं परमानेंट टीथ, तो उस स्टेज पे हम फिर ब्रेसेस लगा के उनको जो है वो सीधा कर देते हैं। तो द सोल्यूशन वुड बी ब्रेसेस? बिल्कुल, ब्रेसेस। ठीक हो गया, तो आई होप दैट हेल्प्स। और अगर आपके किसी और के कोई सवाल आते हैं तो प्लीज गिव अस अ कॉल, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आगे बढ़ते हैं अपने डिस्कशन को लेकर, स्पेशली ट्रीटमेंट के हवाले से ट्रीटमेंट के हवाले से बात कर रहे थे। तो ट्रीटमेंट में ये है कि अगर तो स्टेज 3 पे हमारे पास जो है वो मेनली आते हैं। अच्छा, इसमें 3 मोडेलिटीज होती हैं मेनली, कि आप सर्जरी करवा सकते हैं, आप जो है वो रेडिएशन करवा सकते हैं, कीमोथेरेपी। मेनली कीमोथेरेपी जो है नॉट सो मच रिलेटेड विद ओरल कैंसर, मेनली हम जो है वो सर्जरी और रेडियोथेरेपी करवाते हैं। अगर तो पेशेंट जो है वो फॉल करता है स्टेज 1 और स्टेज 2 में तो सर्जरी इनफ, देयर इज नो नीड ऑफ एनी जो है वो रेडिएशन। लेकिन अगर पेशेंट फॉल करता है स्टेज 3 में या स्टेज 4A या B में, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि उस सूरत में हम पहले उसकी सर्जरी करते हैं। सर्जरी करने के बाद फिर उसका जो है उसको पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी के लिए भेजते हैं, तो उसके बाद उसको वो जो शुआएं लगाते हैं और उससे जो है देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि उसके जो है वो क्योर
होने के जो है, और बहुत कम जो है वो ऐसा होता है कि पेशेंट प्रेजेंट होते हैं कि जो स्टेज 4C या B में जो है वो होते हैं, तो उस स्टेज पे हमें रेडियो और कीमो की तरफ ज़्यादा जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम उसकी सर्जरी करते हैं तो दैट विल बी पैलिएटिव सर्जरी, कि दैट इज़ नॉट देयर क्योर, कि वो ये नहीं है कि कैंसर बिल्कुल निकल जाएगा। उसमें ये है कि हम ये चाहते हैं कि उसका लाइफ एटलीस्ट जो है वो सरवाइव करे, और जितना मैक्सिमम हो उसका डिफॉर्मिटी कम हो, ये सारी चीज़ें हम उसमें करते हैं। लेकिन हम ये सोचें कि वो बिल्कुल उसका जो है वो इलाज हो गया है, वो उस स्टेज पे नहीं होता। तो हम वो पेशेंट को पहले से बता देते हैं कि ये इसका जो है वो सिनेरियो। तो वो हम मेनली पैलिएटिव सर्जरी इसलिए करते हैं ताकि वो पेन फ्री रहे, उसका जो है वो सांस बहाल रहे, ये और कुछ ग़िज़ा लेता रहे, इसलिए हम जो है ना उसकी ठीक हो गया। और अगर हम फेशियल ट्रॉमा के हवाले से बात करें, यूजुअली क्या वजह होती है इसके पीछे? अच्छा, फेशियल ट्रॉमा को अगर आप देखें तो उसका जो सबसे मेन काज जो हमसे रिलेटेड है कि फेशियल फ्रैक्चर्स में, वो दैट इज़ द मोटर बाइक, कि आइदर जो है जब वो किसी के साथ भी टकराएगा, क्योंकि जो पर्सन मोटरसाइकिल पे जो है वो सवार है वो दैट इज़ मोर एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट। जब भी चोट लगती है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं इसीलिए हेलमेट, हाँ है, और इसीलिए हम यही कहते हैं कि हर सूरत में आप हेलमेट पहनें। क्योंकि अब देखिए, अगर आपके खुदा न खास्ता कोई और लोअर लिम्ब की या अपर लिम्ब की बोन फ्रैक्चर है तो वो नो डाउट दैट इज़ सीरियस, लेकिन वो इतनी सीरियस नहीं है कि वो आपके जो है वो सांस को जो है वो डिस्टर्ब करे या आपकी ग़िज़ा को डिस्टर्ब करे। लेकिन आपकी जो फेशियल फ्रैक्चर्स हैं, जी मैं चाहूँगी कि हम डिटेल में इस हवाले से बात कर पाए, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है तो बिल्कुल छोटी सी ब्रेक लेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज हम स्पेसिफिकली डेंटल सर्जरीज के हवाले से बात करें, डिफरेंट तरह के इश्यूज जो कि पेश आते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वी डोंट हैव द रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन टू डील विद देम। तो हमने सोचा कि हम एक्सपर्ट को स्टूडियो में बुलाते हैं और आप लोगों के जितने भी सवाल आते हैं उनके जवाब देते हैं। ऑफ कोर्स आपके कोई स्पेसिफिक सवाल आते हैं जो कि आपको लग रहा है कि नहीं आंसर हो रहे, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जी सबसे पहले ऑफ कोर्स हम फेशियल ट्रॉमा के हवाले से बात कर रहे थे। ब्रेक में जाने से पहले मैं चाहूंगी वहीं से हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, लेकिन इससे पहले कि हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी कैसे हैं आप? हाँ जी ठीक। डॉक्टर साहब मेरे ना वो दांत सारे खराब हो गए हैं, तो वो डॉक्टर ने ना दोबारा वो कैप्सिंग आनी है, नीचे वाले सारे खराब हो गए, उसका कोई दर्द नहीं है। बताइएगा डॉक्टर साहब। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और शो ट्यून इन रहे ताकि डॉक्टर साहब इस सवाल का जवाब दे सकें। उनके नीचे वाले दांत सारे खराब हो गए। बिल्कुल। उसमें अब डिफरेंट आपके बच्चे हमारे पास ज्यादातर जो होते हैं कि वो इस स्टेज पे एज से रिलेटेड होता है या स्टेज से रिलेटेड होता है कि किस हद तक जो है वो खराब है, इधर के वो रिस्टोर हो सकते हैं, तो उसकी हम जो है वो डिफरेंट ट्रीटमेंट से क्यारसिटी करके और उसके ऊपर क्राउन या ब्रिजिंग जो है वो कर देते हैं। लेकिन जो रिसेंट टेक्निक है वो यूज एज द डेंटल इम्प्लांट्स, कि किसी भी जगह अगर आपके जो है वो दांत जो है वो रिप्लेस हो गए, दांत गिर गए हैं या आपने वो निकलवा दिया है, तो द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप उसके जो है वो डेंटल इम्प्लांट्स लगवाएं। डेंटल इम्प्लांट का और दूसरे जो नॉर्मल ब्रिज में हम क्या करते हैं कि हम दूसरे दांतों से सपोर्ट लेके उस जो है आपके जो मिसिंग टीथ है उनको रिस्टोर करते हैं। लेकिन अब होता ही है कि जिस दांत से हम सपोर्ट लेते हैं हम उसको भी जो है वो ग्राइंड करके उसको छोटा करते हैं। अब उससे क्या इफेक्ट आता है कि उसके द आउटर मोस्ट कवरिंग जो उसकी होती है इनेमल, जो कि हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी, हम उसको रिमूव कर देते हैं, जिससे वो दांत सेंसिटिव भी हो जाता है और बाद में फिर हमें आगे जाके उसको रिमूव करना पड़ता है। इधर वी गो फॉर RCT उसके बाद भी इवन तो। लेकिन डेंटल इम्प्लांट्स ये कि आपके जो दांत ऑलरेडी हैं दे विल रिमेन इन देयर प्लेस। इम्प्लांट जहाँ दांत मिसिंग है, सपोज आप 2 करके, अगर आपके नीचे वाले जबड़े में एक भी दांत नहीं है तो हम 5 या 6 इम्प्लांट्स लगा के आप बिल्कुल जितने आपके 14 दांत जो है वो मेनली चाहिए नीचे वाले जाम में, आप 14 के 14 जो है वो रिस्टोर कर सकते हैं और दे विल बी जस्ट लाइक यूर ओन टीथ, और आप उनसे सब कुछ खा पी चबा सब कुछ सकते हैं। इसमें कोई साइड इफेक्ट या कोई चीज? कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके। यही है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अदरवाइज जो है इसके मेरे ख्याल में अगर जो मिसिंग टीथ है उनका बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो यही है, क्योंकि इससे ये है कि आपको अपने दांतों को जो है वो डैमेज नहीं करना पड़ता।
बिल्कुल जी, एंड एब्सोल्युटली आई थिंक इशू काफ़ी लोगों को एट सम पॉइंट इन टाइम एट सम एज फॉर वट एवर रीजन्स हो सकता है, तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग टू नो। उसके अलावा अगर हम फेशियल फ्रैक्चर्स के हवाले से बात करें। अच्छा, हम फेशियल फ्रैक्चर देख रहे थे कि अगर नॉर्मल किसी यानी कि लोअर लिम्ब अपर लिम्ब की बोन का फ्रैक्चर है तो आपकी जो है वो सिर्फ मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट होती है, बाकी ज़्यादा चीज़ें इवन अपर लिम्ब तो है तो मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होती। लेकिन अगर आपके फेस का है ट्रॉमा फेशियल बोन्स का, इधर आपका अपर जा है, लोअर जा है, या चीक बोन है, या ऑर्बिटल फ्लोर का फ्रैक्चर है, या ऑर्बिटल जो है वो उससे जो गिर्द बोन्स है वो है नोज का, तो इससे आपके बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। आपका सांस लेना जो है वो ब्रीदिंग डिस्टर्ब हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, आपका फेस सारा स्वेल हो जाता है, स्वेलिंग की वजह से आपकी आइज़ भी जो है वो बंद हो जाती हैं। उसके बाद आपका खाना पीना बिल्कुल जीरो पे चला जाता है। इवन अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो हम नेक में जो है वो ट्रैकियोस्टमी करके ट्रैकिया में जो है वो ट्यूब डाल देते हैं, ताकि जब तक हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर लेते वो पेशेंट वहाँ से सांस लेता है। एंड देन अगेन ये फेशियल ट्रॉमा से भी इन अ वे कनेक्ट करता है कि ऑफ कोर्स अगर आपका किसी भी तरह से आपको फ्रैक्चर हो जाता है तो वो दीज टू वुड बी कनेक्टेड, ट्रॉमा एंड द फ्रैक्चर। बिल्कुल, तो वो इसमें यही है कि फिर हम उसका जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है कि हम इसमें जो है टाइटेनियम प्लेट्स होती है जो हम मेनली जितना भी ऑपरेट हो हम इंट्राओरली करते हैं ताकि उसके फेस पे कोई स्कार नहीं आए, और आफ्टर जो है वो हीलिंग फेज ऑफ तकरीबन 40 डेज तो वो पेशेंट आप देख के आपको पता नहीं चलेगा कि इसका इतना सीवियर टाइप जो है वो फ्रैक्चर हुआ था। तो इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि और उसमें दो तरह से हम ट्रीट करते हैं। अगर बिल्कुल जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, डॉक्टर साहब से बात करनी थी मैंने। जी जी करें बात, सुन रहे हैं वो आप। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब मेरे ना दांत हैं ऊपर वाले आगे दोनों ना, एक तो कुल मैं निकलवा चुका हूँ, तो अब दूसरा दोनों जो है ना एक साइड से सेकंड लास्ट वाला है और एक साइड पे लास्ट वाला है, दोनों को ना ठंडा गर्म बहुत शदीद लगता है कि मैं कुछ चीज खाने पीने से कासर हूँ। बिल्कुल जी, और बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, ट्यून इन रहे और डॉक्टर साहब जवाब। अच्छा, उसमें जैसे कहते हैं ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा लगता है तो ही शुड जो है वो विजिट हिज डेंटिस्ट, क्योंकि दो तीन चीज़ें हो सकती है कि एक तो ये कि हम जैसे कह देते हैं कि जी आप ये पेस्ट इस्तेमाल कर ले, इधर कोलगेट सेंसिटिव या सेंसोडाइन या जिसमें फ्लोराइड होता है तो उससे इफेक्ट आ जाए। लेकिन अगर उसमें केरियस लीजन है तो जब तक आप केरियस लीजन को ट्रीट नहीं करेंगे तब तक जो है आपकी सेंसिटिविटी नहीं जाएगी। सिर्फ पेस्ट इज़ नॉट ओनली द ट्रीटमेंट, जैसे कि हम देखते हैं कि जी जब एक पेस्ट लगाया और उसके बाद आपको लगा कि जी आपका बिल्कुल जो है वो रिलीव हो गया, थिंग्स आर नॉट सो सिंपल जैसे कि आपको जो है वो बताई जाती है। तो इसका अगर तो उसमें केरियस लीजन है देन आपको या तो उसकी फिलिंग करवानी होगी या उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना होगा। अगर आप इन दोनों में से नहीं करवाते और आप वहाँ पे केरियस लीजन है, चाहे आप पेस्ट जितना करते रहें उसका कोई जो है वो इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर वैसे सिर्फ कहीं इस जगह से जो है वो इनेमल थोड़ा सा जो है वो डैमेज है तो उस सूरत में थोड़ा बहुत पेस्ट से जो है इफेक्ट आ जाएगा, या फ्लोराइड अप्लाई करेंगे तो उससे आपकी सेंसिटिविटी बिल्कुल जी। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। जी बताएं, क्या पूछेंगे? जी मेरे ना मसला में रेशा और मेरे दांत नीचे से बिल्कुल खराब हो गए सारे। ठीक हो गया? तो डॉक्टर साहब आप कुछ मशवरा डॉक्टर कह रहे हैं कि कैप करवा लें, तो कैप करवाने से कोई है नहीं मसला? अच्छा डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना तो नहीं चाहते स्पेसिफिकली? ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने। कैप कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जैसे ये कह रही है कि उसमें रेशा पड़ जाता है तो फर्स्ट जो है आप उसकी जो है वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करें, उसके बाद कैप करवाएं। अगर सिर्फ उसमें कैप करवा लेंगे क्योंकि ऑलरेडी उसमें वो कह रही है कि इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है तो वो इन्फेक्शन का प्रॉब्लम वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर वो साथ रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लेती हैं और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो कैप करवाती है, दैट इज द बेटर सोल्यूशन। ठीक हो गया, एंड ऑफ कोर्स आई होप दैट हेल्प्स एज वेल। हम अपनी गुफ्तगू को वहीं से फेशियल ट्रामा से जी तो वो ये हम उसका जो है जो भी हो बोन फ्रैक्चर उसको अब फ्रैक्चर सेगमेंट्स को अपनी जगह पे लाके वहाँ पे जो है वो डेंटल प्लेट्स होती हैं तो टाइटेनियम प्लेट्स वो हम यूज़ करके और उसकी उसी वक्त जो है कंटिन्यूटी जो है इस्टेब्लिश कर देते हैं। ज़ाहिर बात है 2-3 वीक्स लगते हैं उसको बोन को दोबारा हील होने में, और उसके बाद पेशेंट जस्ट लाइक नॉर्मल वो अपना खा पी और सब कुछ जो है वो नॉर्मल उसका हो जाता है। और फेस भी बहुत ज़्यादा जो है, अगरचे कि उसमें कोई ऐसी सीवियर इंजरी नहीं है कि अगर सीवियर इंजरी है जिसमें कि सॉफ्ट टिश्यू का या बोन का लॉस है तो उस सूरत में थोड़ी बहुत कोई डिफॉर्मिटी हो सकती है, लेकिन अदरवाइज डिफॉर्मिटी नहीं होती।
बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि डेंटल इम्प्लांट्स के हवाले से एक कॉलर ने भी हमारे सवाल किया था, एंड अगर मसनूई दांत जो है वो लगवाने पड़ें किसी को, तो क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है? सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एट दिस मोमेंट इन टाइम क्या है? अच्छा, आजकल जो रिसेंट टेक्निक है दैट आर डेंटल इम्प्लांट्स, और आई विल पर्सनली प्रेफर इफ यू आर अफोर्डिंग, तो सबसे जो बेस्ट ट्रीटमेंट है दैट इज कि जो है वो डेंटल इम्प्लांट्स। डेंटल इम्प्लांट्स ऐसी चीज़ है कि आपके अपने जो नॉर्मल टीथ हैं वो उन पे कोई इफेक्ट नहीं है। अदरवाइज अगर आपने किसी जगह पे टीथ लगाने हैं, या तो अगर कोई नहीं है तो आप उसके जो है वो सॉफ्ट टिश्यू से लेते हैं, और मोस्टली जो पेशेंट है उससे सेटिस्फाइड नहीं होते। अदरवाइज आप ब्रिज जिसको कहते हैं कि आपके दांतों से सपोर्ट लेके और उसके जो है आप टीथ लगा रहे होते हैं, उसमें यही जैसे मैंने पहले बताया कि आपको वो दांत को जो है वो या तो आरसीटी करें और उसके बाद उसका, यानी कि आप एक तरह से उसको भी डैमेज कर रहे होते हैं, उससे सपोर्ट ले रहे होते हैं लेकिन उसको भी डैमेज। और डेंटल इम्प्लांट्स क्या है कि उसमें जो आपके नेचुरल टीथ है उनको आप बिल्कुल जो है वो डैमेज नहीं कर रहे। जस्ट लाइक जो टूथ है उसकी तरह हम उसको जो है वो बोन के अंदर प्लेस कर देते हैं, और आफ्टर 1 मंथ या 40 डेज के बाद जो है हम उसके ऊपर जो आपके रिमेनिंग टूथ मिसिंग होते हैं वो लगाते हैं। इवन आपके माउथ में एक भी दांत नहीं है तो आप 5-6 अपर में इम्प्लांट लगवा के और 5-6 लोअर में इम्प्लांट्स लगा के यू कैन एंजॉय यूर 28 टीथ, जो हम वैसे 32 कहते हैं, 32 दांत नहीं लगाते क्योंकि हम अकल दाढ़ को नॉर्मली जो है वो दोबारा से जो है किसी वो काम के लिए काम के नहीं होती, इसलिए नहीं लगाते। हम 28 टीथ जो है वो रिप्लेस करते हैं, तो आप 28 के 28 टीथ रिप्लेस कर सकते हैं, और उनके साथ यू कैन एंजॉय जस्ट लाइक योर ओन टीथ जो है, तो वो दैट इज द बेस्ट। किसी भी एज के लोग करवा, किसी हर एज के जो है अगर आप यानी कि कोई ऐसी कंट्राइंडिकेशन ही, मेनली लोगों को डायबिटीज होती है तो हम कहते हैं कि इसमें इम्प्लांट के फेलियर के चांसेस हो सकते हैं, या किसी को बोन डिजीज हो तो आप उसको पहले, अगर डायबिटीज है उसको पहले कंट्रोल कर लें और उसके बाद इम्प्लांट प्लेस कर लें। देन अगर बोन वहाँ सफिशिएंट अवेलेबल है देन यू आर कैंडिडेट ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स। बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली ऑरल हेल्थ के हवाले से एंड ऑरल सर्जरीज के हवाले से भी, एंड फेशियल सर्जरी स्पेशली, बिकॉज हमारा फोकस सिर्फ ऑरल सर्जरीज पे नहीं रहा बल्कि एनीथिंग दैट वुड इम्पैक्ट द फेशियल स्ट्रक्चर, फेशियल ट्रॉमा एंड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स एज वेल। एंड आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा बिकॉज वी डोंट टॉक अबाउट दीज थिंग्स इनफ, एंड जितना ज़्यादा आपको पता हो उतना ज़्यादा ज़रूरी होता है, उतना ईजी होता है चीज़ों को लेकर चलना। इन्फॉर्म्ड रहना बहुत ज़रूरी है और हमारा काम है आप लोगों को इन्फॉर्म्ड रखना। इसी तरह से आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हमेशा आप लोगों को इन्फॉर्म्ड रखें चीज़ों के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा आज का सेशन एंड वेरी डिफरेंट एंड वेरी रेयर फ्रॉम व्हाट वी हैव यूजुअली कवर्ड इन टर्म्स ऑफ ऑरल हेल्थ। जी बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर। यहाँ पे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आप लोग जाके एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर डे। मुझे इजाज़त है, मैं आप लोगों से कल मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।